माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया था और मानव नेत्र की संरचना भी पढ़ लिया था। All class teachers, please listen very carefully. You have to submit your quarterly exam slides in store room and student roll number list and subject wise list. You have to submit to Mamta ma'am up to 1 o'clock. चलिए खैर, आँखों की सुरक्षा के देखभाल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आँखों की सुरक्षा की देखभाल हमें या आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखभाल में सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि आँखों को धूल, मिट्टी, धुएं, बहुत तेज रोशनी आदि से बचाने की बहुत ज़रूरत होती है। दिन में कम से कम 2 बार आँखों को स्वच्छ जल से और स्वच्छ एवं ठंडे जल से धोना चाहिए। नंबर 2, लेट कर नहीं, बैठ कर ही पढ़ना चाहिए। कभी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ कर ही पढ़ना चाहिए। आँखों और किताब के बीच की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। रात में टेलीविज़न देखते समय या कंप्यूटर पर कार्य करते समय कोई लाइट जरूर जलाकर रखनी चाहिए, और वो भी पीछे की तरफ। कंप्यूटर में काम करते समय कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, इनको चलाते समय कमरे में उजाला जरूर रखना चाहिए या लाइट जला करके रखनी चाहिए। रात में टेलीविज़न देखते समय या कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट जरूर जलाएं, ये ध्यान जरूर रखें। पढ़ते समय या टेलीविज़न देखते समय बीच बीच में आँखों को पुस्तक या टेलीविज़न से हटाना अच्छा होता है। यानी कभी कभी, अब ऐसा नहीं कि बराबर टेलीविज़न ही देख रहे हैं, बराबर पढ़ ही रहे हैं, आँखों को दूसरी तरफ ले जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूषित नदियों और तालाबों के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूषित जल आँख में भी प्रवेश कर सकता है। आँखें या चेहरा पोंछने के लिए कभी किसी और रुमाल, किसी दूसरे के रुमाल या तौलिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पढ़ने के लिए यदि पुस्तक को आँखों के बहुत निकट यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखते हैं तो भी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, तथा अगर बहुत दूर रखते हैं तो भी दबाव पड़ता है। कल आँख का जब चित्र बनाया था उसमें बताया था कि मांसपेशियां आपकी लेंस में लगी होती हैं। जब नज़दीक की वस्तु को आप पढ़ते हैं तो मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, जिसके कारण लेंस टेढ़ा हो जाता है और फोकस दूरी कम कर देता है, जिससे पास की वस्तुएं आपको दिखाई देने लगती हैं। और दूर की वस्तुओं में वो मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण लेंस सीधा हो जाता है और फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है, जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। लेकिन समंजन क्षमता का मतलब है ना तो आंख में बहुत जोर होना चाहिए, यानी नज़दीक रखेंगे तो भी ज़्यादा जोर पड़ेगा और वस्तु को दूर रखेंगे तो भी आंख पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए वस्तु को आवश्यक दूरी पर ही रखना चाहिए, जैसे 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर पुस्तक को रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए खैर, अब ये तो हो गई आंखों की सुरक्षा के बारे में ध्यान देना। अब आता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि
लुई ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे, लुई ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे, वे दृष्टि दोष युक्त व्यक्तियों तथा दृष्टिहीनों के लिए 1821 ईस्वी में एक पद्धति विकसित की जिसे ब्रेल पद्धति कहते हैं। ब्रेल पद्धति कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ उन्होंने पैटर्न बनाए, कुछ पैटर्न बनाए। अब इन पैटर्न को ब्रेल शीट पर उभारा जाता है, यानी अगर उसको बनाया जाता है तो इन पैटर्न के अनुसार उसमें कुछ पॉइंट में उभार किया जाता है, जिसके कारण उसमें हाथ पर रखने पर या हाथ रखने से उसके अनुभव से वो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति इन्हें छूकर शब्दों को पहचान लेते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है, यानी ऊपर की ओर उभार दिया जाता है। चलिए अब आया साधन। साधन के साथ साथ अब एक आध क्वेश्चन है इसमें, जैसे एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन आया आपतित किरण, ध्यान दें ग्राफिक डायग्राम पहले बनाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए ये कोई चिकना फर्श या दर्पण है, इस पर कोई आपतित किरण जो आने वाली होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, और जो जाने वाली होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये बिंदु जहां पर ये दोनों मिलती हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो इन्होंने कहा, क्वेश्चन में कहा गया यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश है, ये पूरा कोण ये इतना 90 अंश है, अगर इसको हम A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं और इसको O कह रहे हैं, तो एंगल AOB बराबर 90 अंश। एंगल AOB बराबर 90 अंश है, ठीक। तब कह रहा है कि आपतित कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतित कोण का मान ज्ञात करने के लिए जहां पर आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों मिलती हैं वो आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु से दर्पण के सापेक्ष, यानी ये दर्पण है, दर्पण के सापेक्ष 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा जो खींची जाती है उसको अभिलंब कहते हैं। ये क्या है, ये इसको अभिलंब कहेंगे, ठीक। AO आपतित किरण हो गई और OB परावर्तित किरण हो गई और OD ये अभिलंब हो गया, एक अभिलंब खींच दिया। ये कोण जो होगा कौन सा, इतना ही, ये है आपतन कोण। आपतन कोण, तो ये क्या है, आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान ये रखना है परावर्तन के नियम के अनुसार, नियम जो दूसरा नियम था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल AOD आपको ज्ञात करना है, तो एंगल AOD बराबर 90/2, यानी ये कोण, या पहले एक बार लिख दे,
एंगल AOD, एंगल AOD बटे 2 बराबर एंगल AOD 90 अंश है, 90 बटे 2 बराबर 45 अंश, यानी आपतन कोण 45 अंश का होगा। इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रकाश की किरण किसी समतल पर उसकी सतह से 35 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये ध्यान रखना है। तो आप देखते हैं कोई दो प्रकाश की किरणें हैं, वो भी समतल दर्पण की ही बात है। अगर दर्पण में इस प्रकार से कोई आपतित किरण, इस प्रकार से आपतित किरण समतल से 35 अंश का कोण बनाती है, इस दशा में आपको बताना है कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो ये आपतित किरण हो गई और परावर्तित किरण इधर हो गई। आपतन बिंदु पर अभिलंब ये हो गया, इसको अगर A कह रहे हैं, इसको B और इसको D, इसको O। AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है एवं OD अभिलंब है। आपको परावर्तन कोण बताना है। तो एंगल OD, इसको भी कुछ कहना पड़ेगा, P कह दिया। एंगल DOP, एंगल DOP बराबर 90 अंश। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपतन बिंदु पर अभिलंब लंबवत होता है या 90 डिग्री पर होता है, यानी ये पूरा एंगल 90 अंश का होगा। तब ध्यान देना है, ये कोण 35 डिग्री का है, तो एंगल DOB परावर्तन कोण बराबर कौन सा है, ब्रैकेट में लिख दें, एंगल DOB, एंगल DOB इज इक्वल्स टू 90 में से अगर 35 को घटा दिया जाए तो यही तो बचेगा, तो 90 माइनस 35 डिग्री। तो परावर्तन कोण एंगल DOB इज इक्वल्स टू, घटा दिया जाए, 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, और अब यहाँ 8 रह गया, 8 में 3 कम करेंगे तो 5 रह जाएगा, 55 अंश हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण का मान 55 अंश होगा। तो बच्चों आपके इसमें न्यूमेरिकल भी हो गए और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।